हाय, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ एजेस पॉडकास्ट। आज मैं बहुत खुश हूँ। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ आप सबके साथ। जैसे हमारे इंडिया में बोलते हैं कि एजुकेशन ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इंडिया में नहीं, हर एक कंट्री में सबसे इम्पोर्टेंट कोई चीज़ होती है तो वो है एजुकेशन। एजुकेशन अगर अच्छा है तो देश प्रगत होते जाता है, सारे अचीवमेंट्स करता है। हम लोग इंडिया के हैं। इंडिया वन ऑफ द मोस्ट इंटेलेक्चुअल पर्सन्स का देश ऐसे माना जाता है। बट फिर भी हमारे देश में कुछ कमियां हैं। हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, हो रहा है। बट आई थिंक ये सब के पीछे सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज़ हो सकती है तो वो एजुकेशन हो सकती है। इसलिए मैं आज बहुत दिनों बाद एक एक्साइटमेंट थी मुझे कि एक कुछ इस रिलेटेड, एजुकेशन के रिलेटेड मैं कुछ लेके आऊँ। इसलिए हम लोग आज एक नया टॉपिक लेके आ रहे हैं जो इसी के रिलेटेड है। हमारे कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पेरेंट्स की होती है, फैमिली की होती है। बीइंग इंडियन हमारी इंडिविजुअल्स की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो हम भी डिस्कस करेंगे इसमें। मेरे साथ जो आज के गेस्ट है वो, जैसे हम लोग बोलते हैं इंडिया में कि कॉमन पर्सन कैन चेंज एनीथिंग, वैसा है। वो कॉमन होके भी अनकॉमन है। एक पेरेंट है, एक सोशल वर्कर भी है कह सकते हैं हम लोग। एक आम आदमी है जो अपना 9 to 5 जॉब करता है, बिजनेस करता है। बट कहीं ना कहीं उसे सिस्टम के बारे में या किसी कोई बारे में कुछ चीज़ें पिंच होती है तो वो आवाज़ उठा देता है उस चीज़ के लिए। टॉपिक चालू करने से पहले या पॉडकास्ट चालू करने से पहले मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। हमारा ये डिस्कशन है बिटवीन टू इंटेलेक्चुअल पीपल एंड आप सबके साथ एक जस्ट डिस्कशन है। हम किसी सोसाइटी के अगेंस्ट, किसी पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट, कोई रिलीजन, कोई कास्ट, कोई धर्म, जात, कंट्री, किसी से हमारा कुछ लेना देना नहीं है। हमारा जस्ट एक डिस्कशन है। अगर आपको ये अच्छा लगता है एंड आई होप आपको बहुत अच्छा लगेगा तो आप इसमें हमारे साथ जुड़िए एंड हम लोग बेटर इंडिया के लिए इसमें आगे बढ़ सकते हैं। सो टू बिगिन विद द पॉडकास्ट, मैं इंट्रोडक्शन तो नहीं दूंगा। इंट्रोडक्शन में उनको ही बोलूंगा, गेस्ट को, कि आप खुद ही अपने बारे में बताइए। बट मैं उनका नाम जरूर बताना चाहूंगा। उनका नाम है मिस्टर योगेश पाथरे। योगेश जी, वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू अजिंक्य। थैंक यू सो मच। हम लोग आज इसी के लिए डिस्कस करेंगे। मैं अभी पॉडकास्ट चालू हुआ है, आपका इंट्रोडक्शन हुआ है, तो मैं बस 2 मिनट बता देता हूँ कि टॉपिक क्या रहने वाला है। तो हमारा जो आज का टॉपिक है, जो सर का ही एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कंट्री के लिए, उसका नाम है वन नेशन वन एजुकेशन फ्री एजुकेशन। तो सर, पहले आप अपने बारे में बताइए। आप क्या करते हैं, कहाँ से है, कहाँ पे रहते हैं, बिजनेस, एंड उसके बाद इसके बारे में बताइए। अजिंक्य, थैंक यू सो मच। आप पहले इंसान हो हम्म। पॉडकास्ट के फील्ड में या इन्फ्लुएंस के फील्ड में या सोशल मीडिया के फील्ड में कि जिन्होंने ये टॉपिक को फर्स्ट लाइन में ही अप्रूव किया। और जिस दिन हम मिले थे हमारे म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू, यस यस यस। और तभी आपने मुझे बोला था, दादा मुझे आपका इंटरव्यू लेना है। बराबर, Correct. क्योंकि आप खुद देश के बाहर पढ़े हो, यस मैं खुद देश के बाहर रहा हूँ। यस। आप खुद लंदन में या यूके में रहे हो, पढ़े हो। मैं खुद रशिया में था, दुबई में था, इसलिए हमको वो लेवल का पता है कि ये सब्जेक्ट का, एजुकेशन के सब्जेक्ट का कितना सीरियसनेस इंडिया में हो सकता है। थैंक यू सो मच अगेन। मेरा नाम है योगेश रामचंद्र पाथरे। राष्ट्रीय शिक्षक पालक संगठन एक मैं ऑर्गेनाइजेशन चलाता हूँ जिसमें सभी पेरेंट्स मेरे मेंबर्स हैं। मैं उसका राष्ट्रीय संयोजक हूँ। हमारा मिशन सभी का, पेरेंट्स का, एक ही है कि हमारे देश में एक राष्ट्र, एक शिक्षा और एक फ्री शिक्षा होनी चाहिए। क्योंकि इस माध्यम से हम सभी लोग अपने अपने हिसाब से लड़ रहे हैं। और ये बेस पे वन नेशन वन एजुकेशन और फ्री एजुकेशन के बेस पे मैं काफ़ी लोगों से इंटरेक्ट हुआ हूँ, काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन से इंटरेक्ट हुआ हूँ। सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी से या पॉलिटिकल नेता से इंटरेक्ट नहीं हूँ, क्योंकि ये एजुकेशन का जो हमारा सेगमेंट है वो किसी भी, आपने जैसे स्टार्टिंग में कहा, ये किसी भी जाति से, धर्म से, किसी से रिलेटेड नहीं है। ये रिलेटेड है बेसिक न्यू इंडिया डेवलपमेंट। जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला कि हमको नया भारत डेवलप करना है। किस तरह नया भारत डेवलप, नवराष्ट्र निर्माण हेतु ये एक राष्ट्र, एक शिक्षा और फ्री शिक्षा होनी चाहिए। मैंने C20 भी अटेंड किया है। G20 की जो टीम होती है उसके अंडर में सिविल 20 की टीम होती है। वो 2023 में भी मैंने उनका समिट अटेंड किया है। मैंने वहां पे भी यही बोला था। और हमारी जितने भी ऑनलाइन G20 C20 में, सिविल 20 में मीटिंग्स हुई है, उसके आपने लिंक्स देखे होंगे या फिर काफी पेरेंट्स ने देखे होंगे, तो उसमें फिनलैंड से लेके यूनाइटेड स्टेट्स से लेके सभी कंट्री के जो हेड्स है उन्होंने अप्रिशिएट किया है कि देश में
भारत में वन नेशन वन एजुकेशन और फ्री एजुकेशन होना चाहिए। राइट। ये आपने जैसे स्टार्टिंग में कहा, ये पिलर है हमारे देश का, एक फोर्थ पिलर भी कहा जा सकता है, फिफ्थ पिलर भी कहा जा सकता है, जिससे देश के बच्चे जिस दिन फ्री एजुकेशन लेंगे उस दिन हमारे देश की इकोनॉमी भी बढ़ेगी और डेवलपमेंट भी होगा। करेक्ट। और हमारा देश ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यूथ की है। यस। तो अगर यूथ, एक देश का अगर यूथ अच्छा होता है, वो पढ़ा लिखा होता है, हम लोग सिविक सेंस की बातें करते हैं कि सिविक सेंस नहीं है लोगों में। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे रील्स देखते हैं हम लोग कि लोग कचरा फेंक रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे। हम लोग एवरीडे सुबह उठ के, आम आदमी क्या करता है, न्यूज पढ़ता है, पेपर पढ़ता है, सोशल मीडिया पे न्यूज पढ़ता है, टीवी पे देखता है, सिर्फ ब्लेम करते हैं गवर्नमेंट को। हमारा भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, बीइंग सिटीजन। हम लोगों ने भी कुछ करना चाहिए। गवर्नमेंट तो करेगी या नहीं करेगी, वो तो सिर्फ 5 साल है, 10 साल है, 15 साल है, हर वक्त वो चेंज होने वाली है, बट हम तो परमानेंट है ना इस देश में। तो सिमिलरली ये टॉपिक में हम लोग ये सब डिस्कस इसलिए करेंगे कि लोगों को भी एक थोड़ा सा एक अवेयरनेस हो कि हम लोग ने भी कुछ करना चाहिए। एक्चुअली मैं बताना चाहूंगा कि मैंने आरजे आमोद के साथ इसी के ऊपर एक पॉडकास्ट किया था कि वो हमने सिर्फ नागपुर को टारगेट किया था कि नागपुर में का नाम अच्छा है, ये सब चीजें हो रही है, ग्रोथ हो रहा है, बट आज जो हम लोग करेंगे ओवरऑल करेंगे। सो सबसे पहले मैं आना चाहूंगा इंडिया के हिस्ट्री के बारे में, क्योंकि हमारा ऐसा बोलते हैं, हमने पढ़ा भी है कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बहुत सही था पहले, राइट, है ना, बहुत पुराने जमाने में। तब बोलते थे कि गुरु शिक्षा परंपरा थी, गुरुकुल था, कि जो बच्चे एक सर्टेन एज के बाद बाहर चले जाते थे, घर से बाहर होते थे, गुरु के अंडर मतलब शिक्षा लेते थे। या स्कूल में भी हम लोग जो एजुकेशन लेते थे वो भी गुरु शिष्य परंपरा थी। तो उसके बारे में थोड़ा सा पास्ट सबको बताइए कि हिस्ट्री क्या था इंडिया का। हमारे देश की जो परंपरा है, सांस्कृतिक परंपरा, जिसमें कोई जाति धर्म और कुछ भी नहीं था पहले के जमाने में, उसके एजुकेशन सिस्टम हमारा पहले कैसे था। हमारे देश में 12th सेंचुरी से नालंदा यूनिवर्सिटी 12th सेंचुरी में इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी थी। 1198 में खिलजी ने उसकी नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाया था। वो कितने महीनों तक वो जलती रही। हमारे इधर नालंदा यूनिवर्सिटी 12th सेंचुरी में क्यों फेमस है, इसलिए फेमस थी क्योंकि हमारे देश में नालंदा यूनिवर्सिटी में दुनिया के सभी लोग पढ़ने के लिए आते थे। हमारे पास इतना बुक्स का, इतना नॉलेज का एक भंडार था। ये भारतीय संस्कृति है, बराबर। और आपने जैसे गुरुकुल कहा, हमारे देश की परंपरा है गुरुकुल है। हमारे गुरुकुल, इसमें क्या होता था पहले के जमाने में, गुरु सेंटर में बैठते थे, नीचे बैठे थे स्टूडेंट्स बैठे थे, और वो जो शिष्य लोगों की तरफ सभी गुरुओं का ध्यान रहता था। गुरु देखता था खड़े होके कि कौन सा बच्चा, बैक बेंचर्स, जैसे हमने कल डिस्कशन में वही बताया ना आपने, कि बैक बेंचर्स वाला सिस्टम नहीं था। हम बेंच पे बैठ के या टेबल पे बैठ के, ये हमारे देश की संस्कृति है ही नहीं पढ़ाई की, बराबर। और ये हमारे देश में जो भी एजुकेशन हो रहा है या जो भी अभी करंट इसमें चालू है, वो सब ब्रिटिशों के जमाने से 200-250 साल पुराना एजुकेशन सिस्टम अभी भी हम फॉलो कर रहे हैं। हमारे देश में जब गुरुकुल था, 1811 में पहली स्कूल चालू हुई ब्रिटिश में, मतलब यूके में, लंदन में पहला स्कूल 1811 में। तब हमारे देश में 7,30,000 गुरुकुल्स थे। सोचिए, गुरुकुल्स मतलब हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक जिला में, हर एक गांव में एक छोटी सी स्कूल रहती थी जिसमें गुरु पढ़ाते थे, और उसमें सब कुछ पढ़ाते थे। गुरु शिष्य को मेटलर्जी के बारे में, सिविल के बारे में, सभी विषयों के बारे में ध्यान देते थे। उसमें तब ये परंपरा नहीं थी कि ये इस जाति का है, उस जाति का, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये मिसकंसेप्शन या क्या बोल सकते, गलत अफवाहें फैलाई गई है, ऐसा कुछ नहीं था। गुरु शिष्य के परंपरा में सभी सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता था, एक पेड़ के नीचे, एक छत के नीचे। करेक्ट। और वो परंपरा हमारे इतने सालों से चलती आ रही। 7,30,000 गुरुकुल 12th सेंचुरी में थे, और धीरे धीरे वो गुरुकुल कम क्यों होते गए। जब ब्रिटिशर्स का राज्य है हमारे, इसमें ब्रिटिशर्स ने रूल किया, तो उनको लगा कि नहीं, इनके पास सभी नॉलेज है। जीरो का आविष्कार भी हमारे भारत में हुआ है। हमारे देश में काफी आविष्कार हुए, लेकिन उसको ब्रिटिशर्स ने बोलिए या पिछले कुछ जिन्होंने रूल किया है, मुगलों ने रूल किया है, काफी लोगों ने रूल किया है, उन्होंने दबाया है, हमारी संस्कृति को दबाया। इसीलिए गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था ही अच्छी थी, और वो गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था ही अभी प्रेजेंट कंडीशन में आनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश की
शिक्षा व्यवस्था को बिगाड़ने वाले ब्रिटिशर्स हैं। उन्होंने इंग्लिश हमारे देश की संस्कृत ये भाषा थी, संस्कृत कहाँ गई? संस्कृत गायब हो गई। संस्कृत सबसे पुरानी भाषा है, तमिल सबसे पुरानी भाषा है। हम जहाँ हैं नागपुर में, भारत के सेंटर में हम, मराठी हमारी सबसे पुरानी भाषा है। और ये जो शुरुआत है गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था की शुरुआत पिछले 6 सालों से, पिछले 5 सालों से मैंने अपने माध्यम से शुरू कर दी है। क्योंकि नागपुर क्यों, हम नागपुर को बिलोंग करते हैं सब लोग। और नागपुर भारत का सेंटर है। राइट। जब किसी देश में अर्थक्वेक होता है, भूकंप आता है, तो उसकी सेंटर मापी जाती है। तो हमने नागपुर से ये शिक्षा की क्रांति होनी चाहिए। बिल्कुल। इसीलिए ये एक पिछले 6 साल से मेरे माध्यम से, मेरे पेरेंट्स के माध्यम से एक नया एक कंसेप्ट चालू है कि हमारे देश में एक राष्ट्र, एक शिक्षा और फ्री शिक्षा होनी चाहिए, और गुरुकुल माध्यम से होनी चाहिए। राइट। जैसे आपने बताया कि हमारी लैंग्वेज है, नेशनल लैंग्वेज अलग है, हर एक स्टेट की लैंग्वेज अलग है, हर 150-200 किलोमीटर चेंज होते हैं। हमारे नागपुर में, इंडिया में, सॉरी नागपुर नहीं, इंडिया में 1500 प्लस लैंग्वेजेस है। राइट। जो मतलब पता है कि इतनी लैंग्वेज बात करते हैं लोग। वो तो लैंग्वेज हम लोग घर पे बात करते हैं, जिसमें सीखते हैं। हमने एक लैंग्वेज भी अच्छे से कोई और फॉरेन लैंग्वेज हो गई या इंग्लिश हो गया या दूसरा कुछ सीखेंगे तो भी बेटर है। मतलब ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि हमारा सिस्टम उसी के ऊपर रूल होना चाहिए, उसी के ऊपर लर्न होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। बराबर। वो सबसे इम्पोर्टेंट है। मुझे क्या लगता है ना योगेश जी, कि ये चेंज होने का सब एक जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है वो मैं आपको बताता हूँ। मे बी मैं रॉन्ग हो सकता हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है। कुछ साल पहले जब कोई लोग फॉरेन जाते थे सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, इंडिया से बाहर जाते थे, वहां से पढ़ के आते थे, वहां का कंसेप्ट, वहां का सिस्टम हम लोग, अब मैं भी जा चुका हूँ तो मुझे एक आइडिया है कि यहाँ पे आके हम लोग वो चेंज हमारे कंट्री में देखते कि जैसे क्लीनलीनेस हो गया, रिस्पेक्ट हो गया एक दूसरे के बारे में। तो मैं ट्राई करता हूँ कि मैं भी यहाँ पे वो सब चीजें करूँ। सिमिलरली कुछ लोग गए वहां और उन्होंने एक्सपेक्ट ये किया कि इंडिया में भी ऐसा एजुकेशन होना चाहिए। आई थिंक सो। उसके वजह से क्या हुआ कि उन्होंने ये सब चीजें डिस्कशन करना चालू किया। अब वो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में बस इतना बताना चाहता हूँ कि उन्होंने क्या किया कि अपने बच्चे को टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में डालना चालू किया। अब मेरी सोसाइटी में मान लो मेरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है, मेरे घर पे पैसा है, तो मैंने मेरे लड़के को बहुत अच्छे स्कूल में डाल दिया। इट डजंट मीन कि बाकी के स्कूल्स अच्छे नहीं है, बराबर। बट वो क्या हो गया कि सोसाइटी में एक स्टैंडर्ड मेंटेन हो गया कि अरे नहीं, मेरा बच्चा तो इस स्कूल में जाता है, वहाँ पे ये होता है, वहाँ पे ये क्लासेस होते हैं, वहाँ पे एक्स्ट्रा एक्टिविटीज होती है। तो वो बाकी के पेरेंट्स लोगों को क्या लगता है कि मेरा लड़का तो बहुत पीछे रह गया, मेरा लड़का तो मतलब आगे कभी जा ही नहीं पाएगा, वो तो इंग्लिश लैंग्वेज में बात नहीं कर पाएगा या दूसरी कोई लैंग्वेज सीख नहीं पाएगा या वो स्पोर्ट्स में नहीं जा पाएगा। ऐसा नहीं है, बट उस एक फियर की वजह से पेरेंट्स लोग क्या करते हैं कि अपने ऊपर कर्जा लेके, ज्यादा एफर्ट्स डाल के या कुछ चीजें, वो एक सोशल स्टैंडर्ड मेंटेन करने के चक्कर में अपने लड़के को उस स्कूल में डालते। वो लोग उसकी फीस अफोर्ड नहीं कर पाते, स्कूल बस अफोर्ड नहीं कर पाते, उसके बुक्स अफोर्ड नहीं कर पाते, बट सोशल स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए वो लोग करते। अल्टीमेटली क्या होता है, लड़के का कैलिबर उतना नहीं होता है। मैं ऐसा ब्लेम नहीं कर रहा हूँ हर एक को, बट कभी कभी कोई के लड़के की कुछ सब्जेक्ट्स लेने की इच्छा नहीं होती। जैसे मुझे म्यूजिक पसंद है, मुझे किसी ने बोले कि तू पेंटिंग कर, मुझे नहीं पसंद आएगा, ऑफ कोर्स मैं फेल हो जाऊंगा। वो प्रेशर पेरेंट्स पे भी आ जाता है कि यार मैं इतना पैसा भर रहा हूँ, मेरा लड़का अच्छा नहीं कर रहा। लड़के पर भी आते हैं, इसलिए लड़के सुसाइड करके एंजाइटी डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो आई थिंक ये सबसे मुझे ऐसा लगता है कि ये पेरेंट्स का गलती नहीं बोलूंगा, बट ये जो सर्कल घूम रहा है कि मेरा इस स्कूल में जाना, मेरा उस स्कूल में जाना, मैं इस कॉलेज में जाऊँ, डोनेशन भरूंगा, एक्स्ट्रा पैसे कैसे करूंगा, ये कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा पिंच होता है कि ये हमने सबसे पहले बंद करना चाहिए पेरेंट्स लोगों ने। यस, उसका थोड़ा सा मैं हिस्ट्री बताता हूँ, सिनेरियो क्या हुआ है हमारे देश में पिछले 30 साल से। देखिए पहले क्या था, एक ही बोर्ड था, स्टेट बोर्ड। करेक्ट। 30 साल पहले क्या हुआ कि 30 साल पहले ऐसा हुआ कि पेरेंट्स खुद सत्ता में जो कुछ लोग थे उनके पास गए, पॉलिटिकल लीडर्स के पास गए, पॉलिटिकल पार्टी के पास गए, रूलिंग पार्टी, अपोजिशन पार्टी, सभी जो सोशल काम करते थे पॉलिटिक्स में, कि 30 साल पहले, 35 साल पहले ऐसा हुआ कि हमारे बच्चे भी इंग्लिश में पढ़ने चाहिए। एक सिनेरियो, एक वे ऑफ थिंकिंग, उसको हम स्टेटस सिंबल भी कह सकते हैं। वो पिछले 30 साल से अभी पेरेंट्स जब उनके पास गए कि नहीं हमारे बच्चे इंग्लिश स्कूल में पढ़ने चाहिए, हमको इंग्लिश स्कूल चाहिए, तो उसका धीरे धीरे इंग्लिश स्कूलों का
क्या बोल सकते हैं प्रचलन बढ़ते गया और इंग्लिश स्कूलें बढ़ती गई, लोकल जो गवर्नमेंट स्कूल है वो कम होती गई। राइट। देखिए एजुकेशन सिस्टम में 2-3 लैंग्वेज कंपलसरी होनी चाहिए। जो तुम्हारी मदर टंग है वो तो आप घर में बोलते ही हो, क्योंकि हर स्टेट की अलग अलग है, करेक्ट। तो उस पर कंपल्सन नहीं होना चाहिए। इंग्लिश कंपलसरी होनी चाहिए और एक फॉरेन लैंग्वेज कंपलसरी होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे जब पढ़ते हैं ग्रेजुएशन होने के बाद, उनको अगर बाहर जापान में, यूएस में पढ़ने जाना है तो उनको जापानीज आनी चाहिए, फ्रेंच आनी चाहिए, स्पेनिश आनी चाहिए। तो एक फॉरेन लैंग्वेज सभी स्कूलों में कंपलसरी होनी चाहिए और इंग्लिश के साथ। पुणे में एक स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल, वहां के टीचर ने जापानीज सभी बच्चों को सिखाया। रियलिटी है ये, आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। पुणे के एक स्कूल में एक टीचर ने क्या बोलते हैं, जिला परिषद गवर्नमेंट स्कूल के टीचर ने, एक उनकी छोटा सा झोपड़ा है, वो स्कूल बहुत बड़ी स्कूलों में से नहीं है, उन्होंने बच्चों को जापानीज लैंग्वेज सिखाई है। क्यों जापानीज लैंग्वेज सिखाई है? वो सर का एम है कि मैं सभी बच्चों को जापानीज लैंग्वेज सिखाऊंगा और टेक्नोलॉजी जापान में ज्यादा है, प्लस मैं दुनिया की 5 स्कूलों में मुझे आना है। देखिए एक स्कूल टीचर, गवर्नमेंट स्कूल टीचर ऐसा सपना देख सकता है। तो हमारे देश में क्या हो रहा है, इसके साथ पैरेलली टीचर्स का भी रोल इतना इम्पोर्टेंट है, बराबर। अभी साथ में पेरेंट्स ने इंग्लिश के लिए एक साइड से पॉलिटिकल लीडर्स को बोलो या प्रशासन को बोलो प्रेशराइज किया, उसके लिए गवर्नमेंट स्कूलें बंद हो रही है धीरे धीरे। प्लस लैंग्वेज भी, देखिए लैंग्वेज के साथ साथ स्कूलों में स्पोर्ट्स भी कंपलसरी होना चाहिए। करेक्ट। आज चाइना सबसे ज्यादा ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके जाता है, बाकी सभी कंट्रीज लेके जाती है, यूएस लेके जाती है, और बाकी छोटी से लेके बड़ी से। हमने स्पोर्ट्स जिस दिन कंपलसरी किया, उसमें फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से बच्चों को रिलैक्सेशन होगा। करेक्ट। ये सब चीजें एजुकेशन पॉलिसी में या एजुकेशन सिनेरियो में ये चेंज होनी चाहिए। आर्ट भी होना चाहिए, आर्ट्स भी होना चाहिए, हॉबीज एक छोटा सा पार्ट है हॉबीज। किसको म्यूजिक की हॉबी रहती है, मेरे बच्चों को म्यूजिक हॉबी है। एज ए पेरेंट मैं यहाँ पे हूँ, तो मुझे 12 साल की लड़की है, 10 साल का लड़का है, दोनों को म्यूजिक, वो पिछले 4 से 5 साल से म्यूजिक सीख रहे हैं। करेक्ट। तो ऐसे पेरेंट्स ने भी इनिशिएटिव लेके करना चाहिए। उसमें क्या होता है, 6 से 7 घंटे बच्चे अगर स्कूल में अगर पढ़ते हैं ना, तो स्कूलों को भी कंपल्शन करना चाहिए हॉबीज का, स्पोर्ट्स का और लैंग्वेजेस का। ये चीजें अगर होती है तो और डेवलपमेंट होगा बच्चों। बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि जो हॉबीज है ना, उसको एक्स्ट्रा एक्टिविटीज ना मानते हुए अब लोगों का करियर निकल गया है फोटोग्राफी में, डांसिंग में, म्यूजिक में। इतने बड़े, एक इंजीनियर जितना नहीं कमाता ना, उससे ज्यादा एक फोटोग्राफर कमा लेता है ना। मैं टॉप लोगों की बात नहीं कर रहा, बट एक मिडिल ऑन एन एवरेज। एक डांसर अपनी ट्यूशंस लेता है, वो बहुत ज्यादा पैसे कमाता है। एक म्यूजिशियन आर्ट परफॉर्म करता है या घर पे कोई ट्यूशन लेता है, वो खुश होके ये चीजें करता है, वो पैसा भी कमाता है, वो अपना पैशन भी फॉलो करता है, एंड वो एक सोसाइटी में 10 लोगों को पढ़ाता है, तो कुछ तो ग्रो करता, मतलब सोसाइटी में कुछ तो रिस्पेक्ट अर्न करता है, सोसाइटी के लिए कुछ तो करता है। तो इस चीज को आप लोग प्रोफेशन ना मानो, ये रॉन्ग है। और स्कूल में ये, आज तुम्हारा हफ्ते में से 1 घंटा सिर्फ हम लोग आर्ट्स को, मतलब आर्ट को देंगे, तुम आप पेंटिंग करो, जिसको ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस स्कूल में जब लड़का, आई थिंक आजकल के लड़के तो बहुत स्मार्ट है, और प्लस टेक्नोलॉजी हमारे पास है। 5th 6th के लड़के को आज की डेट में आप पूछोगे ना आपको क्या करना है, बोलता है मुझे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना है, राइट, या मुझे म्यूजिशियन बनना है। मैं एट द एज ऑफ 6-7 से मैं क्लासिकल सीख रहा हूँ, या वेस्टर्न म्यूजिक पढ़ रहा हूँ, या मैं कोई इंस्ट्रूमेंट बजाता हूँ, कोई डांसर होता है। तो वो, इसका मतलब ये, उसको हम लोग ये नहीं बोलेंगे ना कि तू यार बीएससी कर रही है, तू सीए बन, या तू इंजीनियर बन, नहीं। तो उसका करियर तो वही है ना। तो स्कूल में भी ये सब चीजें एज अ सेकेंडरी नहीं होना चाहिए, ये ऐसा मैं सोचता हूँ। उसको एज अ करियर के हिसाब से उनको पॉलिश करना चाहिए। स्पोर्ट्स का भी वही है। ओलंपिक में आप जैसे बोल रहे हो, इंडिया भी चले जाएगा। हमारे यहाँ पे आज की डेट में सिर्फ ज्यादा क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, बट बाकी स्पोर्ट्स भी है। तो ये कौन करेगा? अगर स्कूल बोलेगा कि आप ये स्पोर्ट्स भी खेलो, तो लड़कों को पता चलेगा या लड़की को पता चलेगा, तो वो भी करेंगे। मैंने रिसेंटली अभी एक पॉडकास्ट किया था, नागपुर के एक लड़का एक लड़की दोनों ने इंडिया के लिए गोल्ड लाया स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में। किसी को नहीं पता, नागपुर के लड़के हैं दोनों। लड़की ने भी लाया 2 गोल्ड, लड़के ने भी लाया 2 गोल्ड। और इंडिया में स्ट्रेंथ लिफ्टिंग कंसेप्ट नहीं पता, और उनको किसी ने फंड नहीं दिया, किसी ने प्रमोशन नहीं किया उनका सोशल मीडिया पे, पेपर में, कहीं नहीं। एक छोटा सा न्यूज दे दिया, दैट्स इट। बट वो लड़के जॉब भी करते हैं, उनका बिजनेस भी संभालते हैं, और प्लस ये चीजें भी करते हैं।
उसका सोल्यूशन है हमारे पास। सोल्यूशन ये है कि क्या होता है, एट एज ऑफ 30s में 40s में हमारे को हॉबीज बाहर निकलती है। करेक्ट। तो हमको एजुकेशन ये जो हॉबीज का देना चाहिए ना, ये बचपन से देना चाहिए। मेरा बेटा 9, 9.5, 10 साल का है, उसको मैंने गिटार ला के दिया, बराबर। तो उसको गिटार दिया मैंने, और उसने गिटार के 7 लेसन ऑनलाइन सीख लिए। तो आज की जनरेशन है अल्फा जेनजीस को तो अभी पीछे छोड़ के, ये अल्फा बीटा जो है ना, बहुत एडवांस है, बहुत एडवांस। इसीलिए अभी पेरेंट्स का तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले है कि हमारे बच्चों में क्या हुनर है, बराबर। 30s 40s में हॉबीज को बाहर निकालना, और तब एज चला जाता है, शादी की उम्र होती है, इसीलिए बचपन से ये हॉबीज का, स्पोर्ट्स का दिया ना, तो एट एज ऑफ 15-16 तक आने तक बच्चों को पता चल जाता है कि हमको करियर में क्या करना है। एग्जैक्टली। ये चीजें स्कूलों में होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए। और एक मेरा शिकायत है, मतलब ऐसा, मतलब अगेन मैं कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करना चाहता हूँ, या मेरा अगेन किसी से कुछ अपोजिशन से या मतलब किसी से अपोज नहीं है, बट ट्यूशन कंसेप्ट भी मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक फैक्टर लगता है ये बिगाड़ने का सिस्टम। क्या होता है ना, मतलब मैं जब छोटा था तब मैं सुनता था, मतलब मेरे दादाजी या मम्मी पापा सब बताते थे कि उनके जमाने में ट्यूशन कौन लगाता था, जिस जो पढ़ाई में अच्छा नहीं है, मतलब जिसको स्कूल के टीचर जो पढ़ाते हैं वो नहीं समझता है, उसको एक्स्ट्रा पॉलिशिंग की जरूरत पड़ती है, इसलिए वो ट्यूशन लगाता है। और हंसते थे लोग, तब के लोग, कि ये ट्यूशन जाता है करके, कि इसको स्कूल में इसका ध्यान नहीं है, इसको पढ़ना नहीं आता है, कोई सब्जेक्ट में वीक है, इसलिए वो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का ट्यूशन लगाता था। बराबर। आज की डेट में मैं देख रहा हूँ कि स्कूल कॉलेजेस में तो कुछ भी नहीं पढ़ाते, सारा ट्यूशन ही ट्यूशन है। मतलब स्कूल का फीस अगर 10 रुपए है तो ट्यूशन का फी 30 रुपए है, बराबर। आपको वो ट्यूशन वाले प्राउडली ये बताते हैं, मैं अगेन किसी से, मतलब मुझे बोलना नहीं है, बट ये कहीं ना कहीं पिंच होती है चीजें, क्योंकि आगे जाके हमारे भी बच्चे होने वाले हैं, और हम लोग, मैं तो नहीं करने वाला ये सब चीजें कि यार तेरे को पढ़ना है तू नेट ले, घर पे यूट्यूब पे पढ़ो, मगर ये ट्यूशन वाला फंडा कहाँ से आ गया? तुम लोग 3 गुना ज्यादा फीस ले रहे हो स्कूल से, कॉलेजेस से, लड़का स्कूल में जाएगा ही नहीं तो ट्यूशन में स्कूल की फीस क्यों भरूं? बराबर। मैं डायरेक्टली ट्यूशन में चले जाऊंगा फिर, और अगर ट्यूशन ही है तो ट्यूशन को इंस्टीट्यूट बना दो, यूनिवर्सिटीज बना दो, स्कूल क्यों बनाए फिर? बराबर। ये ट्यूशन का एक सिनेरियो अभी ये हो गया है। देखिए हमारे देश में, जैसे मैंने आपको बोला, गुरुकुल से लेके अभी तक फ्री एजुकेशन से लेके, सबसे तो कमर्शियलाइजेशन स्कूलों में हुआ है, बराबर। उसके बाद वो कन्वर्ट हुआ है ट्यूशन में। अभी ट्यूशन नाम बहुत पुराना हो गया, उसको अभी बोलते हैं कोचिंग क्लासेस, राइट? कोचिंग क्लासेस, बराबर। और वो कोचिंग क्लासेस क्यों है? वो कोचिंग क्लासेस 7th स्टैंडर्ड से, आपको अगर 12th के बाद, 5th 7th से, हाँ 7th में बताता हूँ आपको, इंजीनियरिंग में अगर एडमिशन लेनी है, 12th के बाद इंजीनियरिंग में अगर एडमिशन नहीं है, JEEE एग्जाम्स, एडवांस एग्जाम्स पास करनी है, तो उसकी बेसिक फंडामेंटल जो उनको पूरा पक्का करना पड़ता है, उसकी कोचिंग क्लासेस वो 7th स्टैंडर्ड से चालू हो रही है। पेरेंट्स 7th स्टैंडर्ड से बच्चों को कोचिंग क्लास में भेज रहे, और जैसे जैसे 8th 9th तक का उनका एक पैकेज होता है, उसके बाद वो पैकेज इतना बढ़ जाता है 12th तक, 2 लाख, 2.5 लाख, 1.5 लाख। मेरा एक की सिंपल फंडा, मेरे भी बच्चे, ट्यूशन क्लासेस क्यों भेजना चाहिए बच्चों को? गाइडेंस के लिए। करेक्ट। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बच्चे इतना खुलते नहीं है, मतलब इतना ओपनली स्कूल में टीचर से बात नहीं करते, तो उनके कुछ कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, इसलिए हमें ट्यूशन में भेजना चाहिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन उनको स्कूल टाइमिंग जैसी, फुल कॉलेज टाइमिंग जैसी, फुल ऑफिस आवर्स जैसी पैसे देके 2 लाख 2.5 लाख देके कोचिंग क्लासेस में भेजना, ये गलत है। इसमें देखिए, इसमें सबसे पहले बताओ क्या, मैं सॉरी बोलूंगा सबको, पेरेंट्स की भी गलती है। पेरेंट्स की ही गलती है, हाँ, भी नहीं बोल सकते, पेरेंट्स की ही गलती है। पेरेंट्स अभी एक स्टेटस सिंबल में आ गए, पेरेंट्स एक कंपटीशन में अपने को बच्चों को भेज रहे हैं। देखिए कोचिंग क्लासेस में भेजना बुरी बात नहीं है, लेकिन कोचिंग क्लासेस में आप अपने बच्चों को एक कुएं में धकेल रहे हो जिसमें पानी नहीं है। पेरेंट्स क्या चाह रहे हैं कि हमको जो नहीं मिला हमको हमारे बच्चों को मिलना चाहिए। मैंने कि सिंपल सा कहना है कि हर एक बच्चे की बुद्धि, हर एक बुद्धि का विकास, सब घर का एटमोसफियर सब अलग अलग होता है। आप बच्चों को बर्डन मत कीजिए। अभी देखिए अच्छे स्कूलों में फीस ज्यादा होती है, इसलिए पेरेंट्स उनको स्कूल में भेजते हैं, पैसे भरते हैं, अच्छे कोचिंग क्लासेस में भेजते हैं, वहां पैसे भरते हैं। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जब पेरेंट्स घर में डिस्कस करते हैं, तो हम तुम्हारे इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, तुम पढ़ नहीं रहे हो, तो मेंटल स्ट्रेस आ गया। प्लस
स्कूल 100% रिजल्ट देने के लिए, क्योंकि स्कूलों को, हर स्कूल को, एजुकेशन डिपार्टमेंट को रिपोर्ट देनी पड़ती है 100% स्कूल का रिजल्ट लगा है। तो टीचर्स भी बच्चों को हैमरिंग कर करके क्या बोल सकते हैं, पढ़ाते हैं कि नहीं तुमने पढ़ने चाहिए, तो वो उनको एक मेंटल स्ट्रेस वहां पे, दूसरा स्ट्रेस घर आने के बाद थोड़ा सा फाइनेंशियल जो हम बातें करते हैं वो स्ट्रेस है, और फिजिकल स्ट्रेस भी है। आपको बताना चाहता हूँ, कोई भी स्कूल आज के तारीख में नागपुर में 3 किलोमीटर के अंदर नहीं, सभी स्कूल पेरेंट्स ने 10 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 12 किलोमीटर डाला है। तो पेरेंट्स को चाइल्ड सेफ्टी के बारे में भी डर नहीं है कि क्या होगा। अभी नागपुर में हालांकि काफी एक्सीडेंट्स हुए हैं, तो उससे क्या होता है, बच्चे 1.5 घंटा पहले, 1 घंटा पहले स्कूल से निकल जाते हैं, घर से निकल जाते हैं स्कूल के लिए। वो फिजिकल प्रेशर है, उनकी नींद नहीं होती है। स्कूल से आने के बाद तुरंत 5 बजे स्कूल से आने के बाद, 4:30 बजे स्कूल से आने के बाद तुरंत वो फ्रेश होने के बाद ट्यूशन जाते हैं, कोचिंग क्लासेस जाते हैं। अभी तो कंसेप्ट ऐसा हुआ है कि स्कूल छोड़ दो, आप पूरा पैसा कोचिंग क्लासेस को भरो, राइट, हम सब आपको पढ़ाएंगे। तो देखिए, स्कूलों का काम क्या है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूलों को पता होनी चाहिए। पेरेंट्स का काम क्या है, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें पीस रहे बच्चे, मतलब 12 साल से लेके 16-18 साल तक बच्चे पीस रहे। और आपको फिजिकली, साइंटिफिकली बता दूं, अभी हार्मोन्स जल्दी चेंज हो रहे बच्चों के, हार्मोन्स जल्दी चेंज हो रहे हैं, वो जल्दी मैच्योर्ड हो रहे। सोशल मीडिया को, यूट्यूब को या इंस्टाग्राम देख के, मोबाइल देख के बच्चों को सब चीजें पता है। इसलिए पेरेंट्स को तो हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं मैं कि आप उनको प्रेशराइज कम कीजिए, मेंटल प्रेशराइज कम कीजिए। मम्मी के साथ साथ पापा का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको बच्चों को टाइम दीजिए। आपको 1 नवंबर 2025 की बात बताता हूं, जयपुर में एक 4th स्टैंडर्ड की लड़की ने सुसाइड की। आज हम जब शूट कर रहे हैं, आज है बालक दिन, और आज बहुत बाल दिन है, आज अच्छा बहुत दिन है। अच्छे दिन शूट कर रहे और हैं। हमने प्री प्लान नहीं किया था आज का, नहीं, हमको मेरे को जैसे अभी याद आया एकदम से। हाँ, तो आज 14 नवंबर 2025 है, आज बालक दिन है। आप बालक दिन को हम शूट कर रहे हैं, राइट। आपको मैं बताते हुए मुझे दुख हो रहा है कि नागपुर में एक न्यूज आई आज पेपर में, 25 साल की लड़की ने, वो हालांकि एक बड़े ऑफिसर की लड़की है, पुलिस ऑफिसर की, उसने सुसाइड किया, एम्स में पढ़ रही है। ये बहुत दुखद बात है कि हमारे बच्चों की जान तक के आ रही है, तभी भी पेरेंट्स संभल नहीं रहे, तभी भी पेरेंट्स, देखिए स्टेटस सिंबल छोड़ दीजिए, आप सीधा बच्चों के साथ बैठिए। स्टेट, सीबीएसई, आईबी, आईसीएसई, ये बोर्ड डिसॉल्व होने चाहिए। ये मैंने C20 के मीटिंग्स में भी बोला है और सभी के सामने बोला है कि जितने भी इंडिया में बोर्ड है, स्टेट बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, आईबी बोर्ड, जितने भी बोर्ड है, इंटरनेशनल, नेशनल, सबको मर्ज करो, वन नेशन करो, वन एजुकेशन करो और फ्री एजुकेशन करो। जिस दिन ये सभी बोर्ड का मिक्सअप करके हम अच्छा एक एजुकेशन सिलेबस बनाएंगे ना, तो ये प्रॉब्लम, कंपटीशन कुछ भी नहीं होगा, राइट। क्योंकि अभी बच्चों के जान तक क्या आ गई है, ये बहुत सीरियस टॉपिक है। ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के भी ऊपर की बात है। आपकी शादी नहीं हुई, मेरी शादी हुई की, मेरे को 2 बच्चे, तो ये मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज हम बच्चों को 75,000 से लेके 2 लाख तक की फीस है नर्सरी की। ये नागपुर में हो, पुणे में, बॉम्बे में, दिल्ली में, बैंगलोर में हो, हम सभी पेरेंट्स एसोसिएशन से, सभी जितने भी इंडिया के पेरेंट्स एसोसिएशन है वो हमसे लिंक्ड है, क्योंकि हमारा नेशनल लेवल पेरेंट्स एसोसिएशन होने के कारण। तो हम सबसे जब डिस्कस करते हैं, हर महीने में जब हमारी मीटिंग होती है ना, सबका यही कहना है कि फीस स्ट्रक्चर डिसॉल्व हो जाएगा जिस दिन हमारे देश में शिक्षा को व्यापारीकरण, मतलब इसको व्यापार नहीं बनाते हुए बिजनेस नहीं करना, हमको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से शिक्षा को देखना ही नहीं। इसीलिए हमने हिस्ट्री डिस्कस किया, गुरुकुल में क्या होता था। तो ये जिस दिन डिसॉल्व हो जाएगा ना, ऑटोमेटिकली इसकी इकोनॉमी बढ़ जाएगी देश की, ऐसा हो सकता है। यस, तो अभी हम लोग सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच पे बात करेंगे। कि जैसे आपने बताया कि अगर वन नेशन, वन एजुकेशन, फ्री एजुकेशन होता है, सारे बोर्ड इक्वल आ जाते हैं, हर एक स्टैंडर्ड का लड़का, स्टैंडर्ड एज इन फाइनेंशियल स्टैंडर्ड का लड़का इक्वली पढ़ेगा। बहुत गरीब लड़का, बहुत रईस लड़का, मीडियाकर लड़का, सारे इक्वल पढ़ेंगे, सबको सारी फैसिलिटीज मिलेंगी, कोई कंपटीशन नहीं होगा, अच्छा अप्रोच होगा।
आपने हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे आपने मुझे E20 के बारे में कुछ बताया था, यस। तो वो हम मुझे पता है कंसेप्ट, बट आप सबको बताइए कि E20 के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं और E20 कंसेप्ट, क्या है। हाँ कंसेप्ट ऐसा है, E20 का एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया हमने। E20 मतलब एजुकेशन 20। राइट। हमारे देश में अगर वन नेशन वन एजुकेशन करना है, सबकी समान एक एजुकेशन करना है, मतलब ये प्रोजेक्ट जो है ना वो पीजी टू पीजी मतलब प्ले ग्रुप से लेके पीजी मतलब पीएचडी तक, करेक्ट। मतलब सभी का, मतलब इवन स्कूल से लेके कॉलेजेस का सबका सिलेबस सेम होना चाहिए। तो E20 का कंसेप्ट ऐसा है कि जैसे हमारे देश में 2023 में G20 हुआ था, Right. मतलब जितने भी जायंट 20 कंट्रीज थी वो इकट्ठा हुई थी, उन्होंने अलग अलग विषयों पे, एनवायरनमेंट पे, एजुकेशन पे डिस्कशन किया था। वैसे E20 होना चाहिए हमारे देश में, एजुकेशन 20, जिसमें पूरे वर्ल्ड के 20 कंट्रीज आनी चाहिए, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स हो, तुम्हारा जापान का, फिनलैंड का एजुकेशन फ्री है, कनाडा का एजुकेशन फ्री है। तो जितने भी एजुकेशन के बड़े बड़े स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज है, सबको बुलाना है इंडिया में E20 के माध्यम में। और वो 20 कंट्रीज के स्कूलों का सिलेबस, कॉलेजेस का सिलेबस को मर्ज करके हमको यहाँ पे वो डेवलप करना है। Correct. जैसे हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी में वो हो रहा है, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी एक मुझे डाउट ये है या एक शिकायत ये है कि उसमें सीबीएसई का नाम है। हमको सीबीएसई का नाम चाहिए नहीं, ठीक है। सीबीएसई मतलब क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल्स, सिंपल। लेकिन क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल्स कहाँ से आई है? ब्रिटिशर्स ने हमको वो स्कूलें ला दी गई है, जिसमें सिलेबस जो है ना, हमारे एजुकेशन सिस्टम का सिलेबस कैसा है कि नौकर वर्ग मीन्स जॉब ओरिएंटेड एम्प्लॉयज डेवलप होने चाहिए। क्योंकि जो ब्रिटिशर्स रूल करते थे हमारे देश पे, वो दे आर बिजनेसमैन, वो बिजनेस करते थे। उनको कौन चाहिए था? उनको एजुकेटेड सोसाइटी नहीं चाहिए थी, उनको एजुकेटेड एम्प्लॉयज चाहिए थे। इसलिए टोटल हमारे देश का सिलेबस जो है इतने साल से, काफी साल से, वो जॉब ओरिएंटेड है, जिसमें बिजनेस ओरिएंटेड कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सही। तो वो भी चीजें हमको ध्यान में रखते हुए E20 का जिस दिन आयोजन होगा देश में, अलग अलग कंट्रीज के लोग आएंगे, डिस्कस करेंगे। आपको बताना चाहता हूं कि जापान में 6-7 साल तक बच्चों को क्लीनिंग के बारे में बताया जाता है, 6-7 साल तक बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताया, 6-7 साल तक बच्चों को लिसनिंग के माध्यम से पढ़ाया जाता है। 10 साल तक बच्चों को हमारे देश के बारे में, हमारे देश में किसी भी बच्चे को पूछो कि नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ है, या फॉर एग्जाम्पल ये सिटी कहाँ है, नहीं पता है। हमको हमारे देश के बच्चों को सबसे पहले देश के बारे में बताओ, उनके राज्य के बारे में बताओ, बराबर। उनको सब एजुकेशन पहले देश का दो। जापान में बच्चों को स्वच्छता मतलब कैसे क्लीनिंग करना है, देश के बारे में, हर कंट्री में वैसे होता है। सिविक सेंस पढ़ाते हैं, सिविक सेंस पढ़ाते हैं। सबसे पहले बच्चों को कर्सू राइटिंग लिखना, बच्चों को मैं देखा है 3 साल 4 साल के बच्चों को माँ बाप कर्सू राइटिंग की क्लासेस में डालते नहीं, बच्चों को लिसनिंग पढ़ाओ। लिसनिंग मतलब पहले उनको सुनाओ, फिर उनको वो जब उनके ग्रास्पिंग पावर में या उनका जो ब्रेन है उसमें जब सेव हो जाएगा, तब वो आपको रिप्लाई करेंगे, वो तब ये पढ़ेंगे। यही हमारी संस्कृति पहले से है और वैसा ही होना चाहिए। ये छोटे मोटे चेंजेस नहीं है, ये डेवलपमेंट के लिए, बच्चों के माइंड डेवलपमेंट के लिए है और देश के विकास के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। राइट। मैं इसमें थोड़ा सा ये भी ऐड करना चाहता हूँ कि हमारा खुद का एजुकेशन सिस्टम था। जैसे हम लोग ने सबसे पहले हिस्ट्री में जो बात किया था गुरुकुल के बारे में, तो वैदिक साइंस था, वैदिक मैथ्स था, वैदिक एस्ट्रोलॉजी था, वैदिक फिजिक्स था, केमिस्ट्री था, ये चीजें थी। तो मैं कहीं ना कहीं ये भी सोचता हूँ कि रादर देन बाकी चीजें आप उन पे लाते हो, ये भी चीजें करवाओ ना। मतलब कोई एक टीचर ऐसा लगा दो कि जो ये हमारी हिस्ट्री, जस्ट एक हिस्ट्री के बारे में बताओ कि हिस्ट्री में हम लोग भी ऐसा पढ़ाते थे, वैदिक साइंस, वैदिक मैथ्स बहुत अच्छा था। हम लोग आज वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी फॉलो करते हैं। मैंने उसके ऊपर भी एक पॉडकास्ट किया था। तो ये हमारा योगा, हमारे देश का योगा आपने पॉडकास्ट किया था, वो योगा का, यस योगा का भी हुआ तो था। योगा हमारे देश का कितना पुराना है, बहुत पुराना है, सब चीजें। तो एक ये भी चीजें आप पढ़ाओ कि हमारा एजुकेशन सिस्टम सबने कॉपी किया और आज हम लोग इस पोजीशन पे कि हम सबका कॉपी कर रहे हैं। राइट। इंडिया का कल्चर सबसे रिच कल्चर माना जाता है, हमारे यहाँ का फूड सबसे रिच माना जाता है, हमारे यहाँ का एजुकेशनल सिस्टम सबसे रिच माना जाता है, बट हम लोग वो फॉलो ना करते हुए
हमने मॉडर्न होना चाहिए, मॉडर्नाइजेशन इज अ गुड थिंग, बट वेस्टर्नाइज हो रहे हैं हम लोग, आई थिंक, मुझे ये लग रहा है। बराबर। एंड देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन मॉडर्नाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन। तो आप मॉडर्न बनिए, चीजें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ग्रास्प करिए, मतलब आपके सिलेबस में डालिए उसको, उस पे ऊपर वर्क करिए। इंजीनियरिंग का सिलेबस आज भी 20-25 साल पहले वही था, बराबर। अभी भी वही चल रहा है। सेम सेम। और बाकी कंट्रीज में नहीं हो रहा है ऐसा। वो लोग तो रिसेंटली जो एआई आ रहा है, डेवलप करो, ऐप बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, और राइट हम लोग राइट। क्या नहीं कर रहे वो लोग। बराबर। तो मुझे लगता है कि वो चीजें भी आपने करना चाहिए, हमारा खुद का भी और बाहर का। तो अगर जैसे आपने बताया कि E20 हुआ तो ये सब पॉसिबल है, यस। क्योंकि हम जैसे हम बाहर के 20 कंट्रीज बुलाएंगे तो हमारे देश का भी एक रिप्रेजेंटेटिव होगा। 100%। करेक्ट। 100%। वो ये चीजें जब अप्रोच बताएगा कि हमारे कंट्री का भी एक वैदिक मैथ्स था या साइंस था, तो मर्ज होगा उसी सिलेबस में और एक ह्यूज बनेगा। और हमारे कंट्री के लड़के जब बाहर जाएंगे, इन केस, पहली बात तो जाना ही नहीं चाहिए अभी, तो जो सिचुएशन है वैसे तो कोई जाएगा नहीं, बट ऐसा अच्छा सिलेबस हमारे यहाँ पे हुआ तो compete करने के लिए हम लोग भी बहुत एडवांस लेवल पे रहेंगे, ऐसा राइट। मुझे लगता है। देखिए E20 क्यों होना चाहिए, एक तो हमारे देश का सिलेबस चेंज हो जाएगा, या हम उस पर विचार करेंगे एटलीस्ट। करेक्ट। और E20 में और एक चीज है कि हम, आपने जैसे बोला कि हमारे देश में कम से कम 1 लाख बच्चे, हमारे देश की 144 करोड़ जो जितनी भी लोक संख्या, जितने भी पॉपुलेशन है, उसमें कम से कम 1 लाख बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं। राइट। हर एक बच्चे को हमने 30 लाख भी, 25 लाख भी, 20 लाख भी खर्चा पकड़ा पर ईयर। सोचिए, अब कैलकुलेशन लगाए कि हमारे देश का पैसा कितना बाहर जा रहा है। मैं जाके आया हूँ ना, आप 50 बाहर से 60 पढ़े हो, लाख रुपए से ज्यादा ही खर्चा लगता है आपको। 85 लैक्स। तो आप ही खुद ही सोचिए, आप खुद पढ़े हो बाहर, आपने MS किया है बाहर से, तो आपको 85 लाख रुपीज लग रहे हैं। हमने एक मिनिमम 25 से 30 लाख भी अगर कैलकुलेशन करते हैं तो 1 लाख बच्चे हमको बाहर बच्चों को भेजना क्यों है। राइट। हमारे देश में इतना एजुकेशन सिस्टम डेवलप करो कि हमारा देश के बच्चे बाहर नहीं जाने चाहिए, और जो बच्चे विलेजर्स से आते, ग्रामीण भाग से आते, छोटे कस्बे से आते, गांव खेड़े से आते, उनको शहर विभाग के शहर मतलब सिटी के बच्चों के साथ कंपेयर करके सबका सब इक्वलिटी होना, इक्वलिटी नहीं एजुकेशन होना चाहिए। शाहरुख खान का बच्चा जो पढ़ रहा है, जो स्कूल में पढ़ रहा है, वो जो सिलेबस पढ़ रहा है, वो मेरे बेटे ने पढ़ना चाहिए, ये मुझे लगता है। इससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली देश का पैसा देश में रहेगा, इकोनॉमी डेवलप होगी, और जो हमको बाहर बच्चे पढ़ने के बाद बाहर ही जॉब करते हैं, वो पूरे बच्चे वहीं पे हमारे देश में ही बच्चे पढ़ के और देश का नाम रोशन करेंगे। देखिए, और उसमें और एक ऐड एजुकेशन में होना चाहिए, साइंटिस्ट बनाओ बच्चों को। R&D मतलब हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में गूगल हमने नहीं बनाया, फेसबुक हमने नहीं बनाया, ये सब इजरायली लोग हैं। मतलब हमें उसमें कंट्री में नहीं जाऊंगा, सब 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 बाहर के लोग हैं। मतलब टेक्नोलॉजी कहाँ पे है, टेक्नोलॉजी इंडिया में है, लेकिन हमने डेवलपमेंट क्या किया अभी तक इंडिया में। आप कुछ भी यूज करो, इंडिया में क्या हमने अचीव किया है डेवलपमेंट के बारे में, हमने बहुत कुछ अचीव किया, लेकिन हमको और डेवलपमेंट की जरूरत है। जैसे गूगल हो गया, आज सबसे बड़ा सर्वर है गूगल का, फेसबुक का हो गया, ट्विटर का हो गया, जिसपे हम दिन रात, इंस्टाग्राम पे रहते हैं सभी लोग, तो वो चीजें भी डेवलप इंडिया में होगी। 90% IT प्रोफेशनल इंडिया से है, तो ये सब चीजें जिस दिन हमारे इंडिया में होगी, तब देश का नाम, हमारे राष्ट्र का नाम 1 नंबर पे जाएगा। राइट। और ये होना चाहिए, इसीलिए होना चाहिए क्योंकि पॉपुलेशन वाइज भी हम सबसे ज्यादा बड़े हैं। राइट। डेमोग्राफी की बात हम लोग सबसे ज्यादा बड़े हैं, कल्चर हमारे यहाँ पे बहुत है, रिलीजन हमारे यहाँ पे बहुत है, लैंग्वेजेस इतनी सारी कोई देश में नहीं होगी जितनी हमारे देश में है। फूड कल्चर हमारे यहाँ का सबसे बेस्ट है, लैंग्वेज हमारे यहाँ की रिच सबसे ज्यादा मानी जाती है, हिस्ट्री हमारी सबसे ज्यादा है, ओल्डेस्ट कंट्री, ओल्डेस्ट सिटी हमारे देश में है, जीरो हमने बनाया है, सारा चीजें हमारा ही है। एजुकेशन के मामले में देखिए, हमारे देश को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन हमारे देश में ये 12th सेंचुरी के पहले से हमारे देश में एजुकेशन का भी हब था, और अभी भी हब वो धीरे, देखिए कैसा हुआ है कि हमारे जो पुराने एजुकेशन सिस्टम था, पुराने एजुकेशन का जो पढ़ाना था, वो किसी ना किसी ने डिसॉल्व किया। डिसॉल्व मतलब ब्रिटिशर्स ने बोल सकते, क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा रूल किया है। अभी देखिए, हम जा रहे हैं ब्रिटिश में पढ़ने के लिए, और उन्होंने इसको कम किया, या बोल सकते उसको खत्म किया। वो फिर से चीजें जिस दिन इंडिया में आएगी, तब हमारा नवराष्ट्र, हमारा देश और आगे बढ़ेगा, और एक नया जनरेशन डेवलप होगा। क्योंकि ये जो नया जनरेशन है, उसको तुम कंट्रोल ही नहीं कर सकते। कंट्रोल नहीं कर सकते मतलब जेनजी हो गया,
अभी ये बच्चे इतने डेवलप, इतना एडवांस डेवलप है कि उनको कुछ भी पूछो आप, कुछ भी आता है। इसीलिए सबसे पहले हमको एजुकेशन का सिलेबस चेंज करना है। जिस दिन हमारे राष्ट्र, हमारे देश में एक ही सेम सिलेबस आएगा, देखिए हमारे देश में और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो सबसे मजबूत है, वो है हमारे देश का संविधान। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल नंबर 21A में लिखा है। आप सबको मैं गूगल में पेरेंट्स को बताऊंगा कि आप सभी लोग गूगल में सर्च किए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल नंबर 21A, जिस बेस पे हमने हाईकोर्ट में केस लड़े थे, बराबर, उसको एक बार पढ़िए। 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन है, राइट, फ्री एंड कंपल्सरी। उसमें ऐसा नहीं लिखा है कि पब्लिक है कि प्राइवेट है, बराबर, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन है। क्यों लिखा है? 1950 में हमारा जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना है, क्यों लिखा है? क्योंकि 6 से 14 साल के बच्चे जैसे पढ़ेंगे, हमारा देश ऑटोमेटिक वो ग्रेजुएशन करेंगे, ऑटोमेटिक साक्षर होगा। हमारे देश में केरला सबसे ज्यादा साक्षर है, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे केरला में लोग हैं, बराबर। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे को एजुकेशन है। जिस दिन हमारा एजुकेशन सिस्टम डेवलप होगा, एजुकेटेड लोग होंगे, ऑटोमेटिकली एजुकेटेड गवर्नेंस आएंगी सर। करेक्ट। जिस दिन हमारे देश में एजुकेटेड गवर्नेंस आएंगी, देखिए हमारे देश में 12th के बाद एक एग्जाम होती है JEEE की, 12th के बाद एग्जाम होती है इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए, मेडिकल के एडमिशन के लिए। तो यही चीजें जिस दिन सभी बच्चे पढ़ेंगे, तो ये ही हम पॉलिटिक्स में भी डाल सकते हैं सर। ये हम पॉलिटिकली नहीं लेना चाहते ये विषय को, लेकिन जिस दिन हमारे देश में ये रिलेटेड विद द एजुकेशन है, जिस दिन हमारे देश में पॉलिटिकल एंट्रेंस टेस्ट होगी, वो भी मेरे कंसेप्ट में लिखा है, प्रोजेक्ट में लिखा है, पॉलिटिकल एंट्रेंस टेस्ट। जिस दिन हमारे देश में पॉलिटिकल एंट्रेंस टेस्ट होगी, जिसमें सभी पढ़े लिखे नौजवान पॉलिटिक्स में उतरेंगे, उसमें कंडीशन एक ही रहेगी, आपको पेंशन नहीं मिलेगी, सैलरी नहीं मिलेगी, राइट, कि आपको पेंशन भी नहीं मिलेगी, सैलरी भी नहीं मिलेगी, लेकिन आपको अगर सोसाइटी के लिए, MLA के लिए, MP के लिए, कॉर्पोरेटर के लिए खड़ा होना है, तो आपको एजुकेटेड लोग चाहिए। रोड कैसे बन, देखिए हमारे देश में हमको रोड, हमारे देश में पानी, इससे ज्यादा सबसे ज्यादा एजुकेशन इंपॉर्टेंट। जिस दिन पॉलिटिकल एंट्रेंस टेस्ट देश में होगी, जिसमें एक पॉलिटिकल पार्टी का लीडर जो पॉलिटिक्स में एंट्री करना चाहता है, यूथ, एक 25 साल का लड़का अगर पॉलिटिक्स में आना चाहती है, लेकिन देश को डेवलपमेंट के लिए, मतलब सोसाइटी डेवलपमेंट के लिए, तो उनकी एक जब एग्जाम होगी ना, तो 18 साल के बच्चों की एग्जाम होती है, तो पॉलिटिकल एंट्रेंस टेस्ट के एग्जाम में जो पास आउट होगा वो इलेक्ट होगा कॉर्पोरेट के लिए, वो इलेक्ट होगा MP के लिए, वो इलेक्ट होगा MLA के लिए। मतलब उसमें कोई झंडा नहीं रहेगा, नहीं। कोई भी पार्टिकल झंडा नहीं रहेगा, कोई भी धर्म का झंडा नहीं, ना ही ऑरेंज रहेगा, ना ही ग्रीन रहेगा, ना ही ब्लू रहेगा, कोई भी नहीं रहेगा। कोई एजुकेटेड गवर्नेंस मिलेगी, एजुकेटेड पीपल के लिए एजुकेटेड गवर्नेंस मिलेगी, वो भी कंसेप्ट है। जिस दिन एजुकेशन फ्री होगा देश में, जिस दिन पूरा देश में एक ही एजुकेशन होगा, एक राष्ट्र एक वन एजुकेशन, क्यों पॉसिबल है? हमारे देश में मैथ्स कॉमन है, साइंस कॉमन है सर। हमारे देश की हिस्ट्री स्टेट वाइज तो चेंज होगी, थोड़ा बहुत चेंज होगा, बराबर, हिस्ट्री कॉमन है, सिविक्स कॉमन है। हमारे देश का ज्योग्राफी एज पर स्टेट थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। महाराष्ट्र स्टेट, दिल्ली स्टेट, तमिलनाडु, सभी अलग अलग स्टेट में अलग अलग ज्योग्राफी के लिए वो थोड़ा चेंज होगा। मैथ्स तो वही है, 1+1 2 ही होगा। साइंस सेम है, पाइथागोरस सेम थ्योरम सेम है, न्यूटन्स लॉ, सब चीजें सेम है। तो वन नेशन से क्या होगा? एक अमीर लड़का अमीर स्कूल में नहीं पढ़ेगा, एक अमीर लड़का वही पढ़ेगा जो गरीब लड़का पढ़ता है। सबकी बुक्स में सर, उसमें बुक्स का भी एक माफियाओं का राज है। बुक्स में अलग अलग क्या बोल सकते हैं, पैसे की अलग अलग कॉस्टिंग की बुक्स मिल रही है। किसी की बुक्स 2000 की मिल रही है, किसी की 11,000 की मिल रही है। हमारी सभी शिक्षण व्यवस्था, हमारी सभी स्कूलें, हमारी सभी बुक्स जिस दिन सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आएगी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, वो रूलिंग पार्टी रहो, अपोजिशन पार्टी रहो, कुछ भी रहो, देश के लिए अगर सबको करना है ना, तो अपोजिशन रूलिंग सब कॉमन चाहिए एजुकेशन के मामले में। हाँ, एटलीस्ट एजुकेशन के बारे में सभी ने एक होना चाहिए। सभी लोगों ने जिस दिन एक होके सेंट्रलाइज एजुकेशन सिस्टम किया, मतलब सेंटर से सब हैंडल होगा, सेंट्रलाइज अब सब हैंडल होगा ना, तो एक ही जगह से बुक प्रिंट होगा, एक ही बुक सबको मिलेगी। अभी क्या हो रहा है, 5th स्टैंडर्ड के अलग अलग स्कूल के बच्चों की अलग अलग बुक्स है सर। 5th स्टैंडर्ड की बुक
2 साल के बाद उसका भाई या उसकी बहन नहीं यूज कर सकती, क्योंकि उनका सिलेबस चेंज हो रहा है, उनका एक लेसन किसी और पेज पे हो रहा है। तो हर साल पेरेंट्स को बुक्स खरीदनी पड़ रही है। जिस दिन कॉमन एजुकेशन होगा, और कॉमन एजुकेशन में लेटेस्ट एजुकेशन, राइट, कॉमन एजुकेशन होगा ना, तो कॉमन एजुकेशन में हमको वो बुक्स कितने सालों तक स्टेट में हमारे पहले होता था, हम पुरानी किताबें आज भी गवर्नमेंट स्कूल में, मैंने मेरी सिस्टर की बुक्स यूज हाँ राइट, मेरी बुक्स मेरे भाई ने यूज की। Yes. तो वो सिस्टम जैसे होगा ना, तो बुक्स का पैसा कम लगेगा, फ्री एजुकेशन होगा ना सर, तो पूरा पैसा पेरेंट्स का इकोनॉमी में जाएगा। कोई कुछ खरीदेगा, प्लॉट खरीदेगा, टीवी खरीदेगा, गाड़ी खरीदेगा, राइट। और जितने भी स्कूल है जिनको प्राइवेट स्कूलें रखनी है, फॉर एग्जाम्पल किसी पेरेंट ने बोला कि नहीं मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है, बहुत ज्यादा पैसा है, मेरे को BMW है, मेरे पास मर्सिडीज है, मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे स्कूल बस से जाए, या ये छोटे मोटे स्कूल में पढ़े, तो उनके लिए भी ऑप्शन है। जितने भी बड़े स्कूल है ना, उन्होंने प्राइवेट स्कूल को डिक्लेयर कर दो, एक CA का अटेस्टेशन कर दो CA से, और अपना भी जितना भी टर्नओवर है वो सेंट्रल ऑडिट डिपार्टमेंट को सबमिट करो, और उनको बोलो हमारे स्कूल प्राइवेट है, राइट। प्राइवेट स्कूल वालों ने सीधा सीधा जमीनें, मतलब काफी आपको पता होगा कि काफी स्कूल और कॉलेजेस जमीनें लेते हैं, लीज प्रॉपर्टी लेते हैं, कहां से, गवर्नमेंट से लेते हैं। तो लीज प्रॉपर्टी मत लो स्कूल कॉलेज, फंड मत लो स्कूल कॉलेज सेंट्रल से, स्टेट से। सिंपल स्कूलों ने और कॉलेजों ने बोलना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को, हमारा स्कूल हमारा कॉलेज प्राइवेट है, वी आर रेडी टू पे द टैक्सेस। सिंपल सिंपल, हम टैक्स पे कर रहे हैं सर, आप भी पे कर रहे हो, मैं भी पे कर रहा हूँ, हम GST भी पे कर रहे हैं। तो स्कूलों को जिनको प्राइवेट स्कूल चाहिए, तो उन्होंने 18%, 20%, 28%, 12% जो भी है वो GST पे करे, इनकम टैक्स पे करे। आपको आश्चर्य लगेगा सर, हमारे देश में जितने भी स्कूल है प्राइवेट, जितने भी कॉलेज है प्राइवेट, मैक्सिमम कॉलेजेस, मैक्सिमम स्कूल 80-90% वो टैक्स भरते नहीं, इनकम टैक्स भरते नहीं। उनको टैक्स में बेनिफिट है, कि बेनिफिट मींस उनको टैक्स से छुटकारा दिया गवर्नमेंट ने। तो ये चीजें पिछले कई सालों से चल रही है। सबसे पहले वन इंपॉर्टेंट थिंग कि एजुकेशन चेंज होना चाहिए, कॉमन एजुकेशन होना चाहिए सबके लिए, और जिनको प्राइवेटाइजेशन करना है वो प्राइवेटाइजेशन टैक्स पे करके प्राइवेट करें, सिंपल, राइट। ये चीजें अगर देश में आती है एजुकेशन के मामले में, तो हमारा देश काफी काफी आगे बढ़ेगा। और आपको अजिंक्य सर थैंक यू सो मच, फिर से यू आर फर्स्ट पर्सन कि उन्होंने हमको कांटेक्ट करके हमारे म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू ये डिस्कशन में हमको इधर इंटरव्यू के लिए बुलाया, और एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, पेरेंट्स प्लेटफॉर्म पे ये सब्जेक्ट को सबके पब्लिकली ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड लाया। नहीं एक्चुअली क्या हुआ कि मैं थोड़ा सा 1-2 सेकंड के लिए हिस्ट्री बताऊंगा। हम लोग जस्ट डिस्कस कर रहे थे, मेरे एक फ्रेंड के थ्रू मिला मैं इनसे। मुझे पहले लगा कि अरे हो सकता है, नहीं हो सकता है, बट जब आपने मुझे वो पूरा 45 मिनट्स बैठ के सारा हिस्ट्री जब बताया, तब मुझे कहीं ना कहीं ये लगा कि हम लोग भी सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। Yes. ये भले ही कंट्रोवर्शियल हो सके, या कोई हमें कमेंट्स पे बोले यार कि नहीं इतना इजी नहीं है आप जितना, बट सबसे पहले कोई भी चीजें, कोई भी नया कंसेप्ट जब फर्स्ट टाइम आता है ना, तो इम्पॉसिबल ही लगता है, राइट, या डिफिकल्ट ही लगता है। बट वो जब ग्रेजुअली आप एक्सेप्टेंस मोड में चले जाते हो कि नहीं मुझे करना ही है, मैं करूंगा। अगर किसी पेरेंट्स ने ये सोच लिया कि नहीं यार ये इन्होंने जो बोला था ये सच था, कि यार मैं फालतू अपना एक्स्ट्रा आवर्स काम करके पैसे जमा कर रहा हूँ मेरे लड़के की फीस भरने के लिए, या मेरी वाइफ जिसको जॉब करने की इच्छा नहीं है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा लड़की ने नहीं करना चाहिए, लड़कों ने करना चाहिए, बट उसकी इच्छा नहीं है, बट दूसरा लड़का होना है अपना, उसको भी इसी लड़के के समान पढ़ना है, तो मुझे जबरदस्ती जॉब करना पड़ रहा है, या जो उसके फादर है वो एक्स्ट्रा शिफ्ट्स कर रहे हैं क्योंकि मैं पैसे भरना चाहता हूँ, मुझे उसकी फीस पे करनी है। ये नहीं होगा, राइट। और ये जब मेरे दिमाग में आया तभी मैंने आपको बोला कि नहीं यार ये चीजें तो पॉडकास्ट में होना ही चाहिए, राइट। अजिंक्य उसमें और एक स्मॉल पॉइंट ऐड करूंगा मैं, कि इसमें सबसे बड़ा रोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का भी। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, हर एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, अभी आने वाले समय में इलेक्शंस है, ग्रामीण से लेके गांव से लेके शहर विभाग तक इलेक्शंस है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का भी एक उसमें अहम रोल है कि उनको जो पैकेज मिलता है ना, उसमें वो पैकेज में एटलीस्ट 500 करोड़ 1000 करोड़, जो बड़ी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, नागपुर हो गया, बॉम्बे हो गया, पुणे हो गया, ये सभी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एटलीस्ट
500 से 1000 करोड़ भी अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एजुकेशन में दिए, गवर्नमेंट स्कूलों को अच्छा डेवलप किया, Correct. तो भी हमको एटलीस्ट शुरुआत तो होगी देश में। वो अगर होता है ना तो अपना देश धीरे धीरे कछुए की तरह आगे बढ़ेगा। नहीं, और बढ़ेगा और माहौल कर लेगा एकदम। माहौल को करेगा ही, सब करेगा, बढ़िया करेगा। तो इसलिए फिर मैं बताना चाहता हूँ कि जब मैंने आपका ये कंसेप्ट जब समझा, मैं घर पे, आपने मुझे उसका एक कॉपी दिया, मैंने पढ़ा, मैंने बहुत लोगों से डिस्कस भी किया, तो फिर मैं बोला कि नहीं, ये होना चाहिए। इसके लिए चाहे कोई कुछ भी बोले, चाहे हमें अदरवाइज ले लो, बट हम लोग, मुझे पता है मेरा इंटेंशन बहुत प्योर है, आपको पता है आपका इंटेंशन बहुत प्योर है इस चीज के रिलेटेड। तो हो सकता है ये चीजें 100 लोग सुनेंगे, 1000 लोग सुनेंगे, 2000 सुनेंगे, उसमें से 10 लोगों का भी माइंडसेट चेंज हुआ, उन्होंने बोला कि नहीं, धीरे धीरे ये चीजें सबके साथ अगर स्प्रेड हुई, ये हमारा मतलब मेरा से ज्यादा आपका प्रोजेक्ट है, ये अगर थोड़ा भी सक्सेस हुआ और इससे आगे के 4-5 साल में चेंजेस हुआ, तो हम लोग, मैं तो सबसे ज्यादा खुश होऊंगा कि आपके पॉडकास्ट में मैंने और एक दो चीजें जो सस्पेंस थी, बैक ऑफ द माइंड थी, जो प्रोजेक्ट में थी, वो खुलासा करना चाहता हूँ सभी पेरेंट्स को भी, इनके माध्यम से, अजिंक्य सर के माध्यम से, पॉडकास्ट के माध्यम से। एक, वन नेशन वन एजुकेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट के लिए तैयारी हो चुकी है हमारी, फाइल रेडी है। वन नेशन वन एजुकेशन फ्री एजुकेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट में हमारी फाइल जाने वाली है। सेकंड, हमारे पास जो बैकअप है वो पेरेंट्स का बैकअप सिर्फ नागपुर का नहीं, हमारे पास दिल्ली से लेके, बेंगलोर से लेके हर एक स्टेट का, हर एक सिटी का, मेट्रो सिटी का, सेमी मेट्रो सिटी का, हर एक पेरेंट्स एसोसिएशन हमसे जुड़ा है। राइट, हम सब एक दिन एक ही समय पे आंदोलन करने वाले, मतलब उसको बोलते हैं नॉन वायलेंस आंदोलन करेंगे। Correct. जिससे देश में सभी लोगों को एक शिक्षा में क्रांति आए। और जिस दिन वो आंदोलन करेंगे, एक ही समय में सुबह 10 बजे ये टाइम पे, एक ही डेट पे सभी देश में वन नेशन वन एजुकेशन और फ्री एजुकेशन के लिए आंदोलन होगा, और उसके दूसरे दिन ही सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल होगा। वाह, ये सरप्राइज था। ये सरप्राइज था, एक्चुअली मुझे लास्ट में बताना था, ये सरप्राइज था, और वो होने वाला है। ये आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मैं सभी पेरेंट्स को बोलना चाहता हूँ कि आप सबसे जुड़े, हमसे जुड़े, सभी से जुड़े। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मैं आपका सोशल मीडिया हैंडल, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, अगर आप अग्री हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। आप बिल्कुल जुड़िए योगेश जी से। आपके भी कुछ इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा कुछ ऐड करना है तो आप कर सकते हैं, इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे से भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। कमेंट्स करिए और हम सबको बताइए आपको कैसा लगा ये कंसेप्ट, एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये सब स्प्रेड करिए, वायरल कीजिए। हाँ, इंडिया में सबके साथ स्प्रेड करिए, आपके जो भी फ्रेंड फैमिली है सबके साथ। और थैंक यू इतना इम्पोर्टेंट टाइम हमारे लिए देने के लिए। मैं आपको भी थैंक यू कहना चाहूंगा कि आप आए अपना ऑफिस सब छोड़ छाड़ के। तो थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक करिए, एंड ये एपिसोड, स्पेसिफिकली ये एपिसोड ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। चलो, थैंक यू।